वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। हम लोग सोशल साइकोलॉजी जो है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज उसके पार्ट 2 है, चैप्टर चल रहा है और उसको अब स्टार्ट करते हैं। बुक आप लोग देखना, अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगी। ये राइटर का नाम है और ये बुक का नाम है, ये इंटर पार्ट 2 की है और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ कि ये कारवान बुक हाउस वालों की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 1 minute. Socialization. Socialization means social ट्रेनिंग। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि सोशल ट्रेनिंग की जाए। उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपने माशरे में किस तरह उठना बैठना है, आपने क्या बात बोलनी है, क्या बात नहीं बोलनी और किस तरह बोलनी है। Socialization refers to the process whereby the individual achieves adjustment in a social environment. सोशलाइजेशन रेफर करते हैं उस प्रोसेस को जहाँ इंडिविजुअल सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट अचीव कर लेता है। ही बिकम्स अ रिकग्नाइज्ड एंड हेल्पफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी का एक रिकग्नाइजेबल, जाना पहचाना और हेल्पफुल मेंबर बन जाता है। सोशलाइजेशन का मतलब है सोशल ट्रेनिंग। अब उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का कि जिसके अंदर इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट को अचीव कर लेता है। अब जब वो एडजस्टमेंट को अचीव कर लेता है तो वो माशरे का, सोसाइटी का एक रिकग्नाइजेबल और हेल्पफुल मेंबर बन जाता है। आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिगिंस आफ्टर बर्थ। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो आपकी पैदाइश के बाद शुरू हो जाता है। द न्यू बॉर्न हैज़ टू लर्न सोशल एडजस्टमेंट। न्यू बॉर्न 1 minute. जस्ट एडजस्टिंग द कैमरा कि आप लोगों को भी ना नज़र आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सो द न्यू बॉर्न हैज़ टू लर्न सोशल एडजस्टमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन ऑर्डर टू लीड अ बेटर लाइफ। हम यहाँ पे न्यू बॉर्न जो है, जब बच्चा पैदा ही होता है तो उसको सोशल एडजस्टमेंट यानी कि सोशल एडजस्टमेंट जब वो सिखाने का अमल स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? इन ऑर्डर टू लीड अ बेटर लाइफ, कि वो एक अच्छी ज़िंदगी, बेटर लाइफ जो है वो गुजार सके। सोशल ट्रेनिंग इज़ अ कंटिन्यूस एंड परमानेंट प्रोसेस। अगर कोई आपसे पूछे कि कब जाकर रुकता है तो आप कहेंगे ये कभी भी नहीं रुकता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड परमानेंट प्रोसेस। ये हमेशा चलता जाता है और ये एक परमानेंट प्रोसेस है। In every phase of life, the individual has to learn skills, attitudes and action. अपनी ज़िंदगी के हर फेस में, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, उसमें उसको स्किल्स सीखने पड़ते हैं, एटीट्यूड सीखना पड़ता है और एक्शन सीखना पड़ता है डेट सूट द एनवायरनमेंट, जो कि उसके एनवायरनमेंट को सूट करें। जिस तरह एक इंसान है बुढ़ापे में आ गया तो उसको सीखना पड़ता है कि उसने किस तरह फ़ैसले लेने हैं और बच्चों को किस तरह मिला के रखना है और एक ऐसी तबीयत रखनी है जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, कि वो अपनी बात जब आए तो मनवा भी ना सके, यानी कि एक जो बड़ों का रोब होता है वो भी ना कायम रख सके। तो इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू लर्न स्किल, एटीट्यूड, एक्शन अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट एंड दिस इज़ नॉन एज सोशल ट्रेनिंग। और सोशल ट्रेनिंग बेसिकली क्या है? सोशलाइजेशन। Like developmental process, it continues from birth till death. Developmental process हमने पढ़ा है कि इंसान जब तक मर नहीं जाता उसकी डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है। तो उसी तरह जो सोशलाइजेशन है, सोशल ट्रेनिंग है इंसान की, वो भी पैदाइश से लेकर डेथ तक चलती रहती है। एवरी इंडिविजुअल अडॉप्ट सोशल एडजस्टमेंट इन हिज ऑन वे। हर इंसान ये अपने ही तरीके से इन हिज ऑन वे ये सीखता है। कुछ जो है, जिस तरह किसी को कोई बताया कि यार इस तरह करेंगे तो आपके साथ बुरा हो सकता है, आप इस तरह ना किया करें तो हो सकता है वो बात को समझ जाए, तो उसने इस वे में समझ ली। अब किसी के साथ जब तक वो वाकया पेश ना आए कि वो, जिस तरह वो कहते हैं ना, ठोकर लगती है तो बंदे को समझ आता है, तो कुछ लोग वैसे होते हैं उनको ठोकर लगेगी, चोट लगेगी तो फिर ही उनको समझ आएगा। तो एवरी इंडिविजुअल अडॉप्ट सोशल एडजस्टमेंट इन हिज ऑन वे। एवरी इंडिविजुअल अडॉप्ट सोशल एडजस्टमेंट। अब हर कोई जो है एक तो अपने वे में भी अडॉप्ट करता है और हर इंडिविजुअल ही अडॉप्ट करता है।
However, his attitude because of individual difference and peculiar ways may be harmful and unsuitable to other people. However, हो सकता है कि उसका एटीट्यूड जो है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पेक्यूलियर वेज, उसका एटीट्यूड इंडिविजुअल यानी कि लोगों के आपस के जो डिफरेंस हैं उनमें जो आपस में फ़र्क है सोच का, और पिक्यूलियर वेज और ख़ास यानी कि कह लें कि कुछ वेज में कुछ भी आ सकता है कि लाइक रस्म और रिवाज का, तहजीब का जो बीच में आपस में फ़र्क है लोगों का, मे बी हार्मफुल एंड अनसूटेबल टू अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के लिए हार्मफुल हो और अनसूटेबल हो. But a society expect its member to follow social norm and avoid deviating from them. लेकिन एक सोसाइटी अपने मेंबर से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो उन सोशल नॉर्म्स को, जो रस्म और रिवाज बना दिए गए हैं, उनको फॉलो करेगा और अवॉइड करेगा उनसे डेविएट करने की, यानी कि उनसे भागने की या उनको नज़रअंदाज करने की. Hence, different social situation directly or indirectly inculcate values into children through the principle of reward and punishment. अब हर सोसाइटी में देखा जाए ना तो हम देखते हैं कि आगे जो नस्ल आती है ना उसको भी जो है एक किस्म से आप कह लें कि कंडीशन किया जाता है कि वो भी उन रिवॉर्ड यानी कि उन जो कह लें कि रस्म और रिवाज चल रहे हैं, जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, उनको अपनाएं. अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. जिस तरह हम बच्चों के अंदर सपोज करें मुसलमान है तो हम बच्चों को शुरू से आदत डालते हैं बेटियों को कि बेटा हिजाब लो, यहाँ पे दुपट्टा लो, यहाँ, और बच्चों को कहते हैं कि नमाज पढ़ो, घर में रोज़ा रखा जाता है तो उनको भी एक रोज़ा यानी कि रखवाया जाता है कि उनको पता चले कि ये हमारे दीन का हिस्सा है या आपकी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है. तो इसके अंदर क्या है कि वो आपको यही बताना चाह रही हैं कि एक सोसाइटी जो है वो एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, एक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली चलती है. अब वो जो भी सोसाइटी होगी वो अपने बच्चों को कोशिश करेगी कि जो उनके अभाव इस्तार से चलते आ रहे नॉर्म्स हैं वो उनके आगे बच्चों में भी जाएं. तो वो शुरू से ही उनके अंदर ये चीज़ें डालनी स्टार्ट कर देते हैं. The process of the transference of social values and norms reach completion through modeling. अब ये सारा जो प्रोसेस है ट्रांसफरिंग का कि हम अपनी वैल्यूज़, हमारे यानी कि कह लेंगे जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, वो हम अपने बच्चों में किस तरह पहुंचाते हैं? मॉडलिंग करके, कंडीशनिंग करके, कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग. इन 4 तरीक़ों के ज़रिए हम अपने बच्चों में ये कह लें कि डालते हैं उनके अंदर मॉडलिंग, कंडीशनिंग, कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग. अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये पीछे जो है वो आप लोगों को बता दी गई हैं कि क्या है, कंडीशनिंग क्या होती है, मॉडलिंग क्या होती है, कॉग्निटिव क्या होती है और सोशल लर्निंग क्या होती है. अब फिर भी ना याद आए तो उसका एक ये तरीका है कि आप गूगल पे लिखें व्हाट इज़ मॉडलिंग, व्हाट इज़ कंडीशनिंग, व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर, व्हाट इज़ सोशल लर्निंग, और फिर उसको आप एक एक करके समझ लें. In other words, social training or socialization means to teach the child social standards through various techniques of learning. दूसरे अल्फाज में देखें तो सोशल ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन मीन्स टू टीच द चाइल्ड कि आप बच्चे को सिखाएं. क्या सिखाएं? सोशल स्टैंडर्ड्स थ्रू वेरियस टेक्निक ऑफ लर्निंग. दूसरे अल्फाज में एकदम नहीं कहा ना कि सोशल नॉर्म्स वगैरह इन सबको जो है वो ट्रांसफ़र करना, ये सारा जो है वो किस में आते हैं? सोशलाइजेशन में. वो कहते हैं दूसरे अल्फाज में अगर हम देखें तो उसका मतलब यही है कि बच्चे को सिखाना सोशल स्टैंडर्ड डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए. फिर आगे है व्हेन द चाइल्ड कम्स इनटू दिस वर्ल्ड इट पोजेसेस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सराउंडिंग. जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको अपने सराउंडिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती. इट नोज नथिंग अबाउट सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन. उसको ना कोई सोशल रूल्स का पता होता है ना रेगुलेशन का पता होता है. इट डज नॉट नो, उसको नहीं पता होता हु आर इट्स रिलेटिव्स, कि कौन उसके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं. हाउ इट इज़ टू डील विद दैम, कि उनसे किस तरह डील करना है. हाउ रिलेशनशिप्स आर टू बी इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन, और किस तरह रिलेशनशिप्स को आपने इस्टेब्लिश करना है और फिर उनको मेंटेन रखना है. इट इज़ अनअवेयर ऑफ इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ नॉर डज इट नो हाउ टू फुलफिल दैम. वो अनअवेयर होता है, वो लाशऊर होता है. एक होता है शऊर, जानना, लाशऊर ना जानना. वो लाशऊर होता है, वो लाशऊरी में होता है ऑफ इट्स राइट्स, अपने हकूक़ के और अपनी जिम्मेदारियों के, और ना ही उनको ये पता होता है कि इन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल कैसे करना है. द चाइल्ड रिक्वायर्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन थ्रू सोशलाइजेशन. चाइल्ड को ये सारा कुछ कहाँ से पता चलता है? सोशलाइजेशन से. ही आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आए
तो आप उसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं। कभी भी पेपर को इस तरह ना तैयार किया जाए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो नेक्स्ट टॉपिक में नहीं आ सकता। अगर आपको लग रहा है कि वो रेलिवेंट है तो आप डाल दें। बस एक दफ़ा अच्छी तरह रीड किया करें, समझा करें, और फिर लॉन्ग जो है उस हिसाब से आप तैयार कर लिया करें। Goal. The purpose of socialization is to teach the child various skills and traits so that it learn how to adapt to the society. अब इसके ना बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है, पर्पस बताया जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि क्यों हम सोशलाइजेशन करते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है कि बस पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो इस वजह से क्योंकि इसका पर्पस ये है टू टीच द चाइल्ड वेरियस स्किल्स एंड ट्रेड्स, ताकि हम बच्चे को नई जो नस्ल आ रही है उसको स्किल्स और ट्रेड्स सिखा सकें ताकि वो सोसाइटी में अडॉप्ट कर सके। सोसाइटी तो वहीं के वहीं है, अब हमने उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। द चाइल्ड लर्न्स कंडीशनड वैल्यूज़ एंड सोशलाइजेशन। चाइल्ड कंडीशनड वैल्यूज़ का मतलब यानी कि जो पहले से चलती आ रही हैं उनको सीखता है सोशलाइजेशन में, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस नॉन स्टॉप यानी कि नॉन स्टॉप चलता रहता है। एज द इंडिविजुअल ग्रोज ओल्डर, जैसा ही इंडिविजुअल बढ़ता जाता है, ही कीप्स मेकिंग एडजस्टमेंट इन साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, अप्रोप्रिएट बिलीफ एंड एटीट्यूड। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो एडजस्टमेंट करता है अपनी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी में, अप्रोप्रिएट बिलीफ में और अपने एटीट्यूड में। हो सकता है आप बचपन में कुछ बिलीव करते हो, बाद में बड़े होकर आपको पता चला होगा कि नहीं, ये जो मैं सोचता था वो गलत था, असल में फैक्ट तो ये है। दिस चेंज एंड एडजस्टमेंट इज समटाइम अ वेरी माइनर एंड समटाइम्स अ फेयरली मार्क्ड वन। बाज़ औक़ात ये चेंज बहुत माइनर सा होता है और बाज़ औक़ात बहुत ही बड़ा होता है। हाउएवर इट इज़ मेंट टू इम्प्रूव स्किल्स एंड एटीट्यूड, लेकिन दोनों का मकसद क्या होता है, आपकी स्किल और एटीट्यूड को इम्प्रूव करना। द चाइल्ड इज इम्पार्टेड, किसका मकसद, चेंज का। द चाइल्ड इज इम्पार्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट चाइल्डहुड। चाइल्ड जो है इज इम्पार्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट चाइल्डहुड, इन्फेंसी से लेकर लेट चाइल्डहुड तक, क्योंकि उस दौरान तो वो बिल्कुल सब कुछ नया सीख रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। And the individual has received considerable social training by adolescence, और adolescence तक आने तक वो considerable social training वो सीख चुका होता है। He adopts social standards through formal and informal methods. वो क्या adopt करते हैं, social standards को through formal and informal method, formal और informal methods के ज़रिए। The way how to carry oneself while sitting, कि आप जब बैठे हुए हैं तो आपने अपने आप को किस तरह कैरी करना है, किस तरह बैठना है, आपने खड़े किस तरह होना है, बात कैसे करनी है, आपका एक्सेंट कैसा होना चाहिए, आपकी एटिकेट कैसे होने चाहिए, खा रहे हैं तो आपने कैसे खाना खाना है। एंड द आर्ट ऑफ फॉर्जिंग रिलेशनशिप्स विद द एल्डर्स, और आर्ट कला ऑफ फॉर्जिंग बनाने की रिलेशनशिप्स विद द एल्डर्स, बड़ों से। अब हम लोग जो अपने बड़ों के साथ होते हैं उस तरह हम लोग अपने यंगस्टर्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह से तो नहीं ना बात करते, उनसे हमारा अंदाज़ कुछ और होता है, उनसे ज़रा हम इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम होते हैं। तो कह रहे हैं कि सारी जो आर्ट है कि हमने किस इंसान से किस तरह बात करनी है, बड़ों से इज़्ज़त से बात करनी है, छोटों से शफ़क़त से बात करनी है, और अपने जो दोस्त हैं, अपने जो कज़न्स वगैरह हैं जिनके आप करीब हैं, उनसे ज़रा इनफॉर्मल वे में भी बात की जा सकती है। तो ये सब क्या है, सोशलाइजेशन है, और ये सारा जो आप सीख रहे हैं एडोलेसेंस तक, ये जो ट्रेनिंग है सोशलाइजेशन कहलाती है। सोशलाइजेशन इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ये एक लंबा सफ़र है। डेट मेक्स अ लाइफ टाइम फॉर अ इंडिविजुअल टू फिनिश, जो कि एक लाइफ टाइम ले लेता है इंडिविजुअल को फिनिश करने में। एक ऐसी जर्नी है, कब ख़त्म होती है कि लाइफ टाइम, आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इस 1 मिनट गाइस, ये इन दिस रिगार्ड इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी, इस रिगार्ड में ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि आप स्टडी करें द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोर्सेज और एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सो डैट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सन में बी डिटरमिन्ड, ताकि आप उस चीज़ को जो है वो पढ़ सकें या उस फैक्टर को अपने सामने ला सकें जो कि इंडिविजुअल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आगे सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन, अब उन्होंने यहाँ पे कहा ना कि आप जो हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप सोर्सेज और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को स्टडी करें। तो ये कौन से सोर्सेज की बात कर रहे हैं, अब देखते हैं। द सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड ऑल द इंस्टीट्यूशन and people who teach the individual the ways of a society.
सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन में क्या होता है, ऑल इंस्टीट्यूशन, तमाम वो इंस्टीट्यूशन और पीपल जो कि लोगों को हु टीच द इंडिविजुअल द वे ऑफ अ सोसाइटी, जो कि इंडिविजुअल को वे ऑफ अ सोसाइटी सिखाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, कौन है ये, तो आपने बताना है इसमें वो तमाम इंस्टीट्यूशन और पीपल शामिल हैं जो कि एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के बेस से आगाह करते हैं। इन दिस रिगार्ड सम पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, इसमें कुछ जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह आप ले लेंगे आपके पेरेंट्स, एंड सम एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस वाइल रिमेनिंग इन द बैकग्राउंड, और कुछ जो हैं वो बैकग्राउंड में होते हैं, यानी कि उनका इन्फ्लुएंस तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, वो ज़रा कह लें कि बैक साइड पे होते हैं। सम एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस, कुछ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है at a specific age and other become prominent in the remaining stages of life। कुछ स्पेसिफिक एज में इंपॉर्टेंस होते हैं और कुछ जो है वो रिमेनिंग एज यानी कि जो एंड आ गया आपकी लाइफ को उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट कौन से हैं सोशलाइजेशन के, वो देखते हैं। फैमिली, पीयर ग्रुप एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फैमिली में आपके क्या पेरेंट्स आ जाएंगे, आपके घर वाले जितने भी हैं, अगर जॉइंट फैमिली में आई थिंक सो वो भी आ जाएंगे, फिर आपका पीयर ग्रुप आ जाएगा और फिर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, फैमिली जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। द फैमिली रेफर टू द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग पेरेंट एंड चिल्ड्रन, जनरली ऑल दिस इंडिविजुअल रिजाइड इन द सेम हाउस एट द सेम प्लेस। इसके अंदर आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन आ जाते हैं, उसके यानी कि जो भी घर में रहते हैं आपके, वो आपकी फैमिली में आ जाते हैं। When children grow up and start a family independently after marriage, a new family is formed। जब बच्चे बढ़ जाते हैं, उनकी अपनी शादियाँ हो जाती हैं और वह इंडिपेंडेंटली रहने लग जाते हैं, तो वो एक फैमिली बना लेते हैं और इस दफ़ा वो पेरेंट्स होते हैं। फिर आगे द फैमिली इज़ अ बेसिक एंड अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। फैमिली एक बेसिक और यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। क्या है फैमिली? बेसिक और यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। द सर्वाइवल एंड द सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड डिपेंड्स अपॉन दिस वेरी इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन काइंड की सिक्योरिटी और सर्वाइवल इसी इंस्टीट्यूशन पे कायम है। अगर आपकी फैमिली अच्छी नहीं है तो बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ता है कि ना सिर्फ उसके उस टाइम पे जो वो गुजारता है, बल्कि पूरी ज़िंदगी जो है वो उसकी एक किस्म की ख़राब हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है उसके अंदर। अ फैमिली इज़ बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन एंड मैरिटल रिलेशन। फैमिली किस पे होती है? ब्लड रिलेशन पे होती है, आपके बहन भाई वगैरह। मैरिटल यानी कि शादी पे। The family is the most important social institution that is responsible for the care and well-being of children. The status and position of every family member is well defined. फैमिली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बच्चे की केयर के और वेलबींग के। स्टेटस और पोजीशन जो है एवरी फैमिली मेम्बर इज़ वेल डिफाइंड। A person may deviate a bit from religious, cultural, political, and social values, but he can hardly afford to flout family conventions, for there is no alternative to the family। वो कहते हैं कि आप अपने रिलीजन से, आप अपने कल्चर से, आप पॉलिटिकल, सोशल वैल्यूज, इन सब से थोड़ा बहुत डेविएट यानी कि थोड़ा बहुत जो है इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फैमिली के बगैर कोई भी नहीं रह सकता। नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन गिव अ चाइल्ड एज मच सेल्फ लव। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि आपको सेल्फलेस लव दे, आपको वो सिक्योरिटी दे, वो अफेक्शन दे, आपके बारे में उस तरह सोचे जिस तरह आपकी फैमिली सोचती है, जिस तरह आपके माँ बाप सोचते हैं। दिस फैक्ट कैन बी जज्ड बाय द स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग ब्रॉट अप इन ऑर्फनेजेस। और इस फैक्ट को ऑर्फनेजेस बहुत अच्छी तरह प्रूव करते हैं। कहने को तो हमने इदारे बनाए हुए बच्चों के लिए कि जिनके माँ बाप नहीं है वो वहाँ पे रहें, लेकिन आप वहाँ जाके देखें कि उन बच्चों का हाल क्या होता है। द फैमिली ऑक्यूपाइज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली जो है सोशलाइजेशन में एक क्रूशियल रोल यानी कि एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। इट इज़ द फैमिली दैट मेक्स अ चाइल्ड फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये फैमिली है जो कि एक बच्चे के अंदर ये डालती है कि आपने इन रूल और रेगुलेशन को लाजमी फॉलो करना है और उसी की बेस पर उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी दी जाती है। अब इंसान जो है ना वो प्लीज़र होता है। बचपन से ही आप देख लें, अगर किसी का घर मजहबी है तो बच्चा जब नमाज़ पढ़ कर आता है तो उसको सब जो है वो शाबाशी देते हैं, उसको कैंडी वगैरह देते हैं, उससे अच्छी तरह मिलते हैं, उसको कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या होता है, फैमिली जो है ना, आप एक सोसाइटी में क्या किरदार अदा करते हैं, आप कैसे इंसान बनते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। फिर आगे है स्टेबल फैमिलीज थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। और इसी का जो है आप उलट कर लेंगे, अगर कोई फैमिली जो है वो
कह लें कि बच्चे पे इतना तवज्जो नहीं देती, तो क्या होगा कि बड़ा होके वो एक ऐसा इंसान बनेगा जिसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ड्रॉप हो चुका होगा और उसके अलावा वो एहसास से कमतरी का शिकार होगा। तो इस तरह जो है फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है किसी भी चाइल्ड की लाइफ में। और बेसिकली फैमिलीज़ को अगर हम मिला दें, लाइक फैमिली को, ये फैमिली वो फैमिली, तो वो एक सोसाइटी में जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको कायम रखने में भी फैमिलीज़ ही किरदार अदा करती हैं, क्योंकि उसी के ज़रिए आगे आने वाली नस्ल जो है उन नॉर्म्स को, उन ट्रेडिशंस को आगे लेके चलती है। अगर फैमिली नहीं होगी तो बच्चों को क्या पता कि हमारे कहने के मज़हब में या हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है। तो ये फैमिलीज़ के ज़रिए पता चलता है। सब पहला स्टेप होता है फैमिली, फिर उसके बाद जब आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो वो भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। आगे देखते हैं, स्टेबल फैमिलीज थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड हेल्प अ चाइल्ड टू ब्रिंग डिसिप्लिन टू इट्स बिहेवियर। स्टेबल फैमिलीज जो होती हैं, स्टेबल फैमिलीज़ आप कहते हैं जो मजबूत फैमिली है, जिनमें प्यार, मोहब्बत, उल्फत, ये सारी चीज़ें और बच्चों पे तवज्जो भी दी जा रही है, तो वो स्टेबल फैमिली फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड से बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आती हैं। और फिर वो यही चीज़ अपने बिहेवियर में भी ले आता है, क्योंकि उसके बिहेवियर में एक डिसिप्लिन होता है, नज़्म व ज़ब्त होता है, मुनज़्ज़म होता है वो। The family plays a key role in the early upbringing of the child and learning rules on its part. फैमिली जो है वो एक बहुत ही की रोल प्ले करती है चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में और लर्निंग रूल्स में। अपार्ट फ्रॉम इंस्टिलिंग फैमिली वैल्यूज इनटू द चाइल्ड, इट आल्सो रेस्ट विद द फैमिली टू परफॉर्म द फॉलोइंग रूल। अब वो कहते हैं कि इन सब के अलावा जो है फैमिली जो है वो फॉलोइंग रूल्स में भी बहुत ज़्यादा कह लेंगे, इट आल्सो रेस्ट विद द फैमिली टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़। और एक फॉलोइंग ड्यूटीज़ जो है ना ये भी फैमिली ही करती है। तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं आपको ना ये दिखा देती हूँ। सर्वाइवल में, अपब्रिंगिंग में, ट्रांसफरेंस ऑफ वैल्यूज़, ये तो बंदा एक एक लाइन अपने पास से भी लिख सकता है कि जी सर्वाइवल में जो है फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, अपब्रिंगिंग में भी फैमिली जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, फैमिली नहीं होगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लिखना सीखें, आप लोगों को आ जाएगा। ट्रांसफरेंस ऑफ वैल्यूज़ यानी कि कल्चर, मोरल, यानी कि और हमारे जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं वो बच्चों तक फैमिली ही पहुँचाती है, तो बहुत 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 अहम किरदार अदा करती है। आपने इस तरह की लाइन्स बना के लिख देनी है। फिर आगे रोल मॉडल, फिर उसके बाद एक फैमिली जो है उसके अंदर जो पता चल रहा होगा कि कह रहे होंगे कि ये बंदा बहुत अच्छा है, यहाँ जो आप कार्टून्स वगैरह देख रहे होंगे वो तो बेसिकली आपके पेरेंट्स ही आपको दिखाते हैं ना कि बेटा ये देख लें वो देख लें। तो उससे क्या होता है कि आपके रोल मॉडल्स बन जाते हैं और फिर फैमिली जो है वो आपके रोल मॉडल्स में भी अहम किरदार अदा कर देती है। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, आपकी बेसिक नीड जो है वो बेसिकली खाना, कपड़ा, सारा कुछ जो है वो आपको फैमिली प्रोवाइड कर रही होती है। और ये आगे उसी के उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये आप अपने पास से कर सकते हैं। और चाहें तो यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आगे अच्छा, फिर एजुकेशन है। एजुकेशन आपको ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स पे करते हैं, तो आप एजुकेटेड पीपल हैं ना आज। फिर उसके बाद है मोरल ट्रेनिंग, आपकी मोरल ट्रेनिंग यानी कि किस तरह जो है आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो ये भी फैमिली है जो आपको सब कुछ बताती है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड गुड हैबिट्स, ट्रेनिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन स्टाइल एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। अच्छा एक दफ़ा ना मैं इस तरह कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब ये, अच्छा एक और चीज़ है कि आप लोग पता है क्या किया करें, जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो ना तो उसकी स्पीड बढ़ा दिया करें ताकि आप लोग उसको जल्दी कवर कर लें, वरना मुझे पता है बोरिंग हो जाता है काम। चलें जी, आगे क्या है, इंटेलिजेंस स्टाइल, इग्नोरिंग वार्म और मैरिटल रिलेशनशिप, पॉजिटिव, ये सारा जो है वो उसी के अंदर आ रहा है कि फैमिली क्या क्या किरदार अदा करती है। और बहुत लंबा कर रहे हैं कि आप लॉन्ग भी जो है ना वो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इसके अंदर से अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, एजुकेशन, ऑर्डर ऑफ बर्थ, ब्ला 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 ब्ला, वर्किंग मदर, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा अब यहाँ से जो है वो दूसरा स्टार्ट हो गया, पीयर ग्रुप। अब इसको देखते हैं। आई थिंक सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन एक काम करते हैं कि जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। सो पीयर ग्रुप किधर गया, चलें लेट्स गेट स्टार्टेड।
After the family, peer group, neighbors and playmates play a significant role in the socialization of a child. फैमिली के बाद peer group, neighbors और playmates जो हैं वो एक significant role अदा करते हैं socialization में एक बच्चे की. peer group, neighbors and playmates. The individual who establish a relationship with the child as equals are called peers. अब आपके जो दोस्त बनते हैं वो आपके equals होते हैं तो उनको हम peers कहते हैं. The individual who establish ये तो हो गया. Frankness and openness are the hallmark of peer relationship. Frankness और openness ये होता है peer relationship में और इसी की वजह से वो relation चल रहा होता है. Both psychologists Piaget and Sullivan are agreed that peer creates such sensitivity in the child as form the basis of social ability, achievement of social justice and room for love. ये जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है जो कि बच्चे में सेंसिटिविटी पैदा करता है. किस फॉर्म में? सोशल एबिलिटी की फॉर्म में, अचीवमेंट की फॉर्म में, अचीवमेंट ऑफ सोशल जस्टिस की फॉर्म में और रूम फॉर लव. और लव के लिए जो रूम है वो भी इसी वजह से आता है. फिर उसके बाद अब इसके अंदर उन्होंने मज़ीद डाल दिया कि इसके अंदर आपके नेबर आते हैं, नेबर को भी एक्सप्लेन करें. फिर एज ग्रुप और कंपैरिजन एंड सोशल मॉडल. अच्छा यहाँ पे ना मैं इसको इस तरह रख रही हूँ, आप इसको रीड कर लें. आई थिंक सो कि आप लोगों को ये ना पढ़ के समझ आ जाएगा. अगर किसी को ना समझ आए ना तो वो मुझे ना बता दे कि ये वाला पेज नंबर था और हमें ये वाला टॉपिक जो है इसके अंदर समझ नहीं आया तो मैं उसकी अलग से वीडियो डाल दूँगी. आगे भी आई थिंक सो यस. बस यहाँ पे अच्छा अब मज़ीद उन्होंने जो है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट ये पीयर में ही उन्होंने डाला हुआ है. अभी भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक पे. जो आप देख रहे हैं ना मेरी टीचर ने कट करवाए हुए थे. फिर स्कूल बिल्डिंग एंड यहाँ पे चैप्टर ख़त्म भी हो गया. चलें अब एक दफ़ा ना पीछे देख लेते हैं कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं समझा देती हूँ. नंबर 2 था पीयर ग्रुप. तो नंबर 3 यहाँ पे एक और था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे पढ़ा था ना. हाँ ये देखें ना हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पहला फैमिली है, पीयर ग्रुप है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. तो ये पीयर ग्रुप हो गया. फिर उसके बाद ABC एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहाँ है? वो डाला ही नहीं है. ये रहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये देखते हैं अभी इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं. Next to the family and peer, the third important agent of socialization is educational institution. फैमिली के और peers के बाद थर्ड important agent socialization में educational institution आते हैं जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं. The influence of educational institution has deep effect in the child life. ये child की life में बहुत ज़्यादा deep effect लेकर आते हैं. Educational institution are the formal and most effective mean of child training. ये formal होते हैं और most effective होते हैं. When the child start going to school, it rests with the school to train the child. तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एक बच्चे की ट्रेनिंग करें. अब किसके अकॉर्डिंगली? हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली. द स्कूल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ट्रेनिंग इन अ फॉर्मल वे. ये ड्यूटी जो है वो एक फॉर्मल वे में. आपने कभी ये तो नहीं देखा कि प्रिंसिपल जो है वो बड़े आराम से बैठी हुई आपके साथ चाय पी रही है, आपको कह रही हैं कैसे हो तुम यार. नो, दे आर फॉर्मल. तो वो आपकी ट्रेनिंग भी फॉर्मल वे में ही करते हैं. द चाइल्ड कंटिन्यू स्कूल एक्टिविटीज़ इवन आफ्टर स्कूल. चाइल्ड की जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं वो स्कूल के बाद भी चल रही होती हैं. कैसे? ढेर सारा होमवर्क दे देते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ को सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं. फिर उसके बाद आपने स्कूल ग्राउंड में जाना होता है बाजू का, तो पार्ट्स में आप गेम में फंक्शन हो रहे हैं, सारा कुछ जो है वो 2 बजे के बाद भी चल रहा होता है. फिर उसके बाद है इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल, द रोल ऑफ स्कूल इज़ प्लेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच इट स्पेंड इट्स टाइम. अब बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा या कोई वजह हो गई कि वो स्कूल जा नहीं सका, तो वो जो टाइम उसने स्कूल में गुजारना था वो कहाँ गुजारेगा? सोसाइटी में. या जिस भी एनवायरनमेंट में वो गुजारेगा वो एनवायरनमेंट किरदार अदा करेगी उसके स्कूल का, उसकी ट्रेनिंग का.
These children start earning a living and thus field, shop, workshop and hotels. और ऐसे बच्चे होते भी हैं, और हमें बच्चे कहाँ पे मिलते हैं जो कि एक अर्ली एज में अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, शॉप वगैरह में होते हैं, वर्कशॉप्स पे होते हैं, होटल्स में काम करते हैं, जो भी उनको काम मिल जाए वो उसमें काम करते हैं। तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही होती है, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं वहाँ से ट्रेनिंग हो रही होती है। इसी तरह जो है वो फ़र्क आ जाता है कि एक स्कूल से जो बंदा निकला है उसमें कितनी मेचोरिटी है, वो किस तरह बात कर रहा है, वो उसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो अपनी उस ट्रेनिंग का रिजल्ट है। और ये जो बच्चा स्कूल नहीं जा सका और उसने अर्ली अर्निंग स्टार्ट कर दी है, उसकी जो ट्रेनिंग हुई है उसके मुताबिक उसका रिजल्ट निकलेगा। Impart educational and professional training to them. आगे है, the role of school in social training is different from that of the family and peers. However, it produces the following effect. अब वो कहते हैं रोल ऑफ स्कूल जो है सोशल ट्रेनिंग में वो डिफरेंट होता है फैमिली और पीयर्स से, और उसके फॉलोइंग इफेक्ट होते हैं। आपको एक एजुकेशन मिलती है, फॉर्मल एजुकेशन, आपको पढ़ना लिखना आ जाता है। फॉर्मल ट्रेनिंग आपकी होती है, यानी कि आपको वो कहते हैं जी अब आपने हाथ बांध के चलना है, अब आपने अंदर आना है तो मैं कम कहना है, टीचर आई हैं तो आपने गुड मॉर्निंग कहना है। बेसिकली आपकी क्या हो रही है, फॉर्मल ट्रेनिंग हो रही है। आपको बताया जाता है अगर आप टीचर को सुना रहे हैं तो टीचर की तरफ देखें, इधर उधर ना देखें। तो ये क्या है, फॉर्मल ट्रेनिंग है। फिर सिस्टमैटिक लर्निंग है, आपको एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली लर्न करना सिखाया जाता है जी। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पैराग्राफ ये, सेकंड पैराग्राफ ये, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये। तो आपकी क्या हो रही है, सिस्टमैटिक लर्निंग हो रही है। इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि आप चीज़ों को रिकग्नाइज करने लग जाते हैं, आप चीज़ों को जानने लग जाते हैं। स्कूल गोज अलॉन्ग वे इन ऑर्गेनाइजिंग द चाइल्ड इमेजिनेशन एंड कॉग्निशन। इसके अंदर जो है आपकी इमेजिनेशन और कॉग्निशन, बाजू का जिस तरह आपको लगता है कि यार ये तो पिछली बुक में भी तस्वीर बनी हुई थी, क्या हुआ, आपने रिकग्नाइज कर लिया। तो ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद आगे देखें, टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन। Through the educational institution responsible for the formal education, the relationship of a child is temporary nature. The child has to leave. अब उसके अंदर आपको एक ये भी आता है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं, आपको ये भी पता चलता है। आपको डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप बनाना आ जाता है, आपको स्मॉल टॉक बेसिकली करने आ जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, आपके अंदर एक गोल आ जाता है, यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। फिर उसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। स्कूल के ज़रिए आपकी थोड़ी बहुत गाइडेंस भी हो जाती है, आपकी काउंसलिंग भी हो जाती है। और आजकल तो जो हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी वहाँ पे रखे होते हैं कि बच्चों को कोई मसला है, सॉरी रखे नहीं होते, वहाँ पे होते हैं जो बच्चों को कोई मसला हो तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन, या आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है आपका किसके अंदर इंटरेस्ट है, तो आप अपने उस प्रोफेशन में आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद सोशल स्पोर्ट। सोशल स्पोर्ट में क्या है भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव सोशल स्पोर्ट्स, सोशल accord great respect to the institution that maintain their standards, attract great importance to the training of students, teach them high moral. अब बेसिकली इसके अंदर आपको वो सोशल सपोर्ट भी देते हैं, यानी कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं, बच्चों को जो है बताते हैं क्या अच्छा है क्या बैड है, क्या इस तरह करके उनको कह लें कि एक मोरल वैल्यूज़ की तरफ भी ले जाते हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना। फिर ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल लाइफ की भी ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, आपको सेल्फ कंट्रोल भी सीखना पड़ता है। आप यहाँ पे सीखते हैं सेल्फ कंट्रोल। आपको गुस्सा आ रहा है, टीचर ने फजूल की मेरे मार्क्स काटे हुए हैं, लेकिन आपको चुप करना पड़ता है कि अगर मैं चुप नहीं करूँगा तो टीचर ने फिर अगली दफ़ा मुझे कभी भी मार्क्स नहीं देने, फिर मेरी पोजीशन गई, टीचर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं। सामने वाला बंदा आपका सर खा रहा है लेकिन आप चुप करके बैठते हैं, यार क्लास का माहौल ख़राब होगा, आप चुप कर जाते हैं। या बाज़ औक़ात आपको होता है कि मेरे बोलने से फ़िलहाल लड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन उस टाइम आप सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं। फिर उसके बाद स्कूल बिल्डिंग है। स्कूल बिल्डिंग क्या रोल प्ले करती है, पढ़ते हैं। स्कूल बिल्डिंग प्लेज अ की रोल इन द सोशल ट्रेनिंग ऑफ द चाइल्ड फील प्राइड इफ इट स्कूल हैज अ स्पेशियस एंड ग्रैंड बिल्डिंग, large playground and hall to celebrate different ceremonies. Children get ample opportunities to take part in co-curricular activities, so the children possess fine manners and social values. अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग भी अहम किरदार अदा करती है, जिनकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत होती है, चार्ट पेपर्स लगे होते हैं और उसके अलावा जी असम्बली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो चिल्ड्रन जो है वो अपने अंदर एक प्राउड फील करते हैं कि वाह क्या हमारी बात है, शान देखें ज़रा हमारी। ऑन द कंट्रारी द स्टूडेंट ऑफ स्मॉल स्कूल्स, जिन बच्चों के स्कूल जो हैं वो क्या हैं, छोटे हैं,
हैव ग्रेट सीरियसनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट कोहेशन। अच्छा जी, हाउएवर दे हैव नैरोअर सोशल रिलेशनशिप। उनके मुताबिक, मैंने नहीं लिखा, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो छोटे स्कूलों में रहते हैं उनके अंदर सीरियसनेस होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके अलावा उनका सोशल रिलेशनशिप जो है वो नैरोअर होता है, छोटा होता है। और लेकिन जो बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मोर फन एक्टिविटीज़ होती हैं और वाइडर सोशल एसोसिएशन होती है, यानी कि बड़ा स्कूल है, ज़्यादा बच्चे हैं तो वाइडर सोशल एसोसिएशन उनकी होगी। फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ टीचर्स। अच्छा जी, ये भी एक अहम किरदार अदा करता है। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द स्टेटस ऑफ टीचर इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर हैज़ बिन रिकगनाइज फॉर ईच टाइप ऑफ एजुकेशन, एज ग्रुप एंड क्लास लेवल। टीचर्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। बात तो आपको बहुत अच्छी टीचर मिल जाएगी जो आपकी कहने के किरदार में खसूसियात को पैदा करेगी, और बाद जो है वो एक ऐसी टीचर्स मिलेंगी आपको कि जो आपके अंदर खसूसियात होंगी भी ना, वो भी आपको ताने मार के ऐसे लगाएंगी कि आप कहेंगी यार ही मेरी खसूसियत थी। द टीचर इन हिमसेल्फ इज़ अ कम्प्लीट इंस्टीट्यूशन। टीचर अपने आप में ही कम्प्लीट इंस्टीट्यूशन होता है। हार्ड वर्किंग एंड एबल स्टूडेंट नीड गाइडेंस। हार्ड वर्किंग और जो काबिल स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइडेंस चाहिए होती है ताकि वो मज़ीद तरक्की कर सकें। ओनली अ कम्पिटेंट टीचर कैन गाइड ऑल ऑफ देम। और एक कम्पिटेंट टीचर ही उनको गाइड कर सकता है। मैंने एक दफ़ा कहीं पढ़ा था, शायद हदीस है या कोटेशन है, आई डोंट नो, कि अल्लाह जिन बंदों या अल्लाह जिनको बादशाह नहीं बनाता और उनको इज़्ज़त देना चाहता है तो उनको अल्लाह उस्ताद बना देता है। तो कोई आम बात नहीं है उस्ताद होना भी। तो टीचर्स पे भी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके पास इतनी पावर है तो आप फिर एक अच्छे टीचर बने। ये नहीं कि बच्चों को फजूल के ताने दें, फजूल की इस तरह उनको कहें कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर आप ही की गलती हो, आपका समझाने का तरीका ना अच्छा हो, लेकिन आप बच्चे पे डाल रहे हैं तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, तुम लूज़र हो। तो ये बच्चे के जहन में बहुत ज़्यादा जो है वो चली जाती हैं कि वो एक वक्त आता है कि उनको मानने लग जाता है कि हाँ मैं ही लूज़र हूँ, भाड़ में जाए सब कुछ। तो फिर सारा गुनाह जो है टीचर्स को आता है। सो अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने का आपका इरादा है तो ज़रा सोच समझ के बने, और फिर उसके अलावा इसको एक ज़िम्मेदारी के तौर पे लें कि हमने कोई इस तरह की बात नहीं करनी कि बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए और उसकी ज़िंदगी आपकी वजह से तबाह हो जाए। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो, और मुझे तो बहुत आसान लगा था। और अगर इसका ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को लग रहा है कि मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करनी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें, और होपफुली मैं उसको जल्दी डाल दूँगी इंशाल्लाह। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।